नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज का जो टॉपिक है हम लोग कंडक्टिंग कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम लोग एक टनल प्रॉब्लम करके आता है जो नॉन कंडक्टर में ही आता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ही सवाल जनरेट किया जाता है, तो उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, उससे भी पहले कल पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? नॉन कंडक्टिंग कैविटी पढ़े थे। तो उसके बेसिस पे हम लोग एक सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे करके कंडक्टिंग कैविटी पे आएंगे, टनल प्रॉब्लम पे आएंगे, बहुत सारा चीज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहां से कि क्या होता है। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, किससे? नॉन कंडक्टिंग कैविटी वाला से। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग है कैविटी है। देखिएगा बड़ा ही मजा आएगा इसमें, सवाल अच्छा सवाल है ये। यहाँ से इस तरीका से नॉन कंडक्टिंग एक कैविटी है और बाकी में प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है। इस तरीका से देख लीजिए, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे है, इस तरीका से है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है, इसके बीच का जो दूरी है अभी भी कितना है? L है। यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ से ये वाला आर रेडियस ये वाला है, ये जो अंदर कटा हुआ है उसका रेडियस क्या ले लिया गया है? आर रेडियस ले लिया गया है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरीका से इस पॉइंट पे जो है एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कल बताए थे किधर से किधर हो रहा था। आप देखिएगा यहाँ पर कल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया था, क्या रो एल वेक्टर बटा क्या आया था? 3 एप्सिलॉन नॉट आया था। तो देखिए एल वेक्टर किधर से किधर होगा? यहां से लेके यहां तक के ऐसे एल वेक्टर होगा। तो जो एल वेक्टर का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीका से आपका आएगा, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो हम यहां पर डायरेक्शन का नोटेशन देते हैं ताकि समझ में अच्छा से आ सके। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इनसाइड द कैविटी अलोंग एल डायरेक्शन होगा, एल वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन में होगा। तो सोचिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के क्या अपोजिट लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो देखिए यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव अपने आप इधर करने लगेगा, क्योंकि यहां से इसको क्या किया गया है? रिलीज किया गया है। तो जैसे ही यहां पर रख के छोड़ेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप इधर ये साइड मूव करने लगेगा। देखिएगा ये साइड इधर से इधर आएगा, मतलब राइट से किधर आएगा? लेफ्ट आएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये बोला गया कि फाइंड, यहां से सवाल ये है, फाइंड टाइम व्हेन इलेक्ट्रॉन अगेन स्ट्राइक द conducting cavities, है ना, कैविटी। फिर से वापस मतलब स्ट्राइक हो, यहाँ से जब छोड़ोगे तो एक तो यहाँ पे टच था ही, अब यहाँ से छोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन चलना इधर स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर आके टच होगा कि नहीं होगा? तो बताना यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय कितना लगेगा। ये IIT में पूछ चुका है भाई, ये IIT JEE एडवांस में पूछ चुका है ये सवाल, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। बिल्कुल नॉन कंडक्टिंग कैविटी वाला ही जैसा है, जैसे कि दोनों के लिए अंदर वाला पॉइंट हो जो रोयल अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट सबको पता है। तो आप देख सकते हैं यहां से, हाँ इसमें एक और डाटा दिया गया था, ये वाला जो रेडियस आर है, ये रेडियस थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ये एंगल कितना डिग्री है? 45 डिग्री ये दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको बना लेते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे सके। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है चलना स्टार्ट किया, ये 45 डिग्री है, और यहाँ से ये वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से रिलीज हुआ है तो यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0, और एक्सेलरेशन क्या होगा? तो E/m होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर मास भी दे रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिकल, इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है? m दे रखा है। चाहिए तो अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं जो होता है डाटा में,
पर हम लोग यहाँ पर m लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर का एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इस पे लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। और फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई, पर Q के जगह क्या होगा, E होगा। और जैसे ही आप मास से डिवाइड दे दीजिएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो क्या हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन पता है, और ये एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, किसी तरीका से हमको ये लेंथ अगर मिल जाएगा तो क्या डिस्टेंस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो अगर देख लीजिए ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45, तो ये वाला r है तो ये वाला कितना होगा, देख सकते हैं ये हो जाएगा r साइन 45 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए अगर ये वाला यहाँ से यहाँ आपका r है तो ये वाला कितना हो जाएगा r साइन 45, और सेम यहाँ से यहाँ ये वाला कितना हो जाएगा r साइन 45 हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 2r साइन 45 आ गया, इज इक्वल टू क्या ut प्लस क्या कर लेंगे हाफ AT स्क्वायर कर लेंगे, पर u जीरो होने के वजह से ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2r साइन 45 एंड 1/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा E/m, और यहाँ से t आ जाएगा, सॉरी t स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अननोन जो आपका है वो टाइम t है। जी हाँ, देखिए यहाँ से टाइम ही अननोन है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका नॉन कंडक्टिंग कैविटी के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बताया है। इसी से रिलेट करके और भी सवाल पूछा गया है, उस पे भी बात करते हैं, जिसको हम लोग टनल प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, उस पे हम जरा बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ भाई, एक आता है टनल प्रॉब्लम, टनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, टनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द टनल। ये असलियत में नॉन कंडक्टिंग कैविटी से ही आपका जनरेट हुआ है। कैसे दिखाते हैं, मजा आएगा इस सवाल को करने में, देखिएगा ध्यान से। मान लिया जाए हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इस तरीका से, इसको एक काम कर दीजिए, टनल बना लीजिए। टनल इस तरीका से होता है, ऐसे बहुत पतला सा, इतना पतला होता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसा नहीं कि सर इसका चार्ज गायब हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलग होगा, बहुत पतला सा होता है, इसको हम टनल कहते हैं। और इसके बेसिस पे जब क्वेश्चन करते हैं तो इसको क्या कहेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द टनल। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग कैविटी है आपका, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिए इसमें आपका जो है इस तरीका से, इसमें रो कूलम पर मीटर क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड इसका जो रेडियस आपका है वो रेडियस आपका r है, ठीक है। और इसके सेंटर पे जो है एक -q चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंटर पे जो है वो क्या रखा हुआ है, हम इधर लिखा देते हैं, -q चार्ज है, और मास कितना है, m है। यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका चार्ज क्या है, -q है, और m मास है। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या यहाँ वाला जो पार्टिकल यहाँ पे सेंटर पे जो रखा हुआ है, ठीक है, ये जो सेंटर पे जो आपका रखा हुआ है, क्या इसका, ध्यान से सुनिएगा, क्या इसका जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, पहले अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो ρr कितना होता है, 3ε0 होता है। आपको पता होगा कि नॉन कंडक्टिंग कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में क्या होता है, ρr क्या होता है, 3ε0 होता है। तो आप देख सकते हैं r का वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 एट द सेंटर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो सोचिए यहाँ का फोर्स क्या हो गया, 0। मतलब हम लिख सकते हैं कि नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 0। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पर ये देखना है कि जैसे ही पता चला इक्विलिब्रियम में, क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अभी क्वेश्चन पूछे नहीं है, अभी तरीका बता रहे हैं कि कैसे क्या क्या सोचना। तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इसको हम कैसे चेक करते हैं, इसको हम क्या छोटा सा डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस करने के बाद अगर छोटा सा लेंथ डिस्प्लेस करेंगे
और डिस्प्लेस करने के बाद ऐसा लगा कि वो वापस आने का प्रयास कर रहा है अपने जगह पर ही, मतलब मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने पर वापस ऐसा लगे कि वो मीन पोजीशन पर ही आना चाहता है, इसका मतलब वो कैसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इसको डिस्प्लेस करें यहाँ से ऐसे, मान लीजिए यहाँ हम डिस्प्लेस की, स्लाइटली डिस्प्लेस है यहाँ पर, तो सोच के देखिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बाहर की ओर होता है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भाई रेडियली आउटवर्ड होता है, लेकिन चार्ज नेगेटिव होने की वजह से क्या फोर्स अंदर की ओर होगा कि नहीं होगा। मजा आ गया भाई, देख ध्यान से, क्या अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, क्योंकि प्लस चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड है, माइनस चार्ज होता तो अंदर होता, प्लस चार्ज इसलिए बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज होने की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, लेकिन चार्ज नेगेटिव होने की वजह से उस पर जो फोर्स लगेगा क्या उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम माइनस क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो वो अपने वापस अपने जगह पे ही आना चाहता है। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम में है ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आपको पता है कि अगर आप स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं पार्टिकल को तो वो क्या परफॉर्म करता है, SHM। तो अब यहां से निकालना रहेगा फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द SHM। समझ में आया। अब क्वेश्चन अब आएगा, अभी तो सिखा रहे थे कि क्या क्या सोच सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम बोले क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ माइनस क्यू चार्ज डिस्प्लेस नहीं स्लाइटली डिस्प्लेस लिखें, स्लाइटली, if minus q charge is slightly displaced then so that it perform SHM and also find time period of the SHM, also find time period of the SHM। ये सवाल अब ये रहा आपका। इससे पहले हम सिर्फ सोचने के लिए सिखा रहे थे, सवाल जैसे ही आएगा अब ऐसे सोचना है कि क्या यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो भाई यहाँ पर क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में अगर आ जाएगा तो भाई चेक करना है क्या स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। और यहाँ पर चेक किए तो स्टेबल है, तो स्टेबल से अगर आप स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो कंफर्म है कि वो क्या परफॉर्म करेगा, SHM परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पर वो भी सो दैट करना है। तो आपको पता है कि सो दैट कैसे करते हैं, नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -x से। अगर -x प्रूव कर दिए तो अपने आप शो कर लेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना और दिखाते हैं कि क्या होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि आप स्लाइटली डिस्प्लेस करके यहाँ पे नेट फोर्स ही लिख लीजिए। तो जब आप नेट फोर्स यहाँ पर लिखेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, क्या नेट फोर्स यहाँ पर -q टाइम्स E होगा कि नहीं होगा। कितना डिस्प्लेस किए हैं तो मान लेते हैं x डिस्प्लेस किए थे। यहाँ पर स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, x। यहाँ पर लिखा रहेगा इफ -q चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाई x, ऐसा लिखा रहेगा। नहीं भी हो तो जनरल हम अपने मान लेते हैं। तो अंदर में ही पॉइंट है नॉन कंडक्टिंग के, तो क्या यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, ρ(x/3ε0। ये हमारा वहाँ का क्या आ गया, नेट फोर्स आ गया। तो देख सकते हैं कि नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x आ गया। मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि क्या परफॉर्म करेगा, SHM। और इसके पास में जो भी होगा ये वाला है वो क्या बन जाएगा, k। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m क्या होता है, k होता है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा के साफ सुथरा लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई देख लीजिएगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो हो जाएगा इस तरीका से 2π√m और k का वैल्यू देख लीजिए तो ये हो जाएगा q और यहाँ पर हो जाएगा रो और बटा में 3ε0 होगा जो कि ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, टाइम पीरियड ऑफ द
SHM मतलब ये जो पार्टिकल है अगर आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि ये भाग जाएगा, ये वापस यहाँ जाएगा और यहाँ जाकर रुकेगा भी नहीं, वो इस तरीक़ा से ऑसिलेट करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीक़ा से। और जो ऑसिलेशन होगा मीन्स SHM जो करेगा उसका जो टाइम पीरियड होगा वो ये होगा 2π√3m/0/Q⍴। क्या समझ में आ गया? चलिए इसको पॉज करके लिखिए जल्दी से, ठीक है, हटा रहे हैं। इसी में और भी सारा सवाल आता है। ये जो टनल बीच में जो दिया गया है वो टनल बीच में ना देकर हम ऊपर दे दें या फिर नीचे दे दें, कहीं भी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे क्या फर्क, क्या उससे क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीका से आएगा, तो आइए देखते हैं, उस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ये आपका फिर से नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और टनल इस बार ऊपर बना दिया गया है ऐसे, ये जो है आपका ये टनल है और यहाँ पे सेंटर है और ये सेंटर से जो दूरी है वो r/2 है और इसका जो रेडियस है r है। चलिए फिर से इस पे वही है कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, प्लस प्लस होगा, इस तरीका से आप देख सकते हैं। ये प्लस प्लस चार्ज होगा, ऐसे होगा, ये प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, प्लस चार्ज है, ऐसे प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया कि अब यहाँ पे ये सेंटर से जो है वो r/2 दूरी पर यहाँ पे एक पार्टिकल रखा गया जिसका चार्ज -q है और मास m है। अब यहाँ पर बोला कि बताएं कि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। यहाँ पर बोला गया कि क्या इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, इस तरीका से बोला गया। तो आप देख सकते हैं, फिर से चेक कीजिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ऊपर की ओर होगा इस पार्टिकल पर अगर ध्यान से देखिए तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या नीचे होगा कि नहीं होगा। तो सर यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन नीचे आएगा, तो इसको बैलेंस कौन करेगा। अगर ये पार्टिकल पर फोर्स इधर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, इस तरीका से लग रहा है, तो क्या इस कांटेक्ट के कारण क्या एक नॉर्मल फोर्स, क्या नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, ये वाला फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं सर ऊपर 2 फोर्स है नीचे 1 फोर्स है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा था, चार्ज नेगेटिव होने के वजह से फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो था वो नीचे लगा इस पार्टिकल पे। तो नीचे लगा तो भैया नीचे जब दबाएगा तो यहाँ पे कांटेक्ट आएगा, तो कांटेक्ट के कारण एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा। तो क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम होने का पॉसिबिलिटी है? हाँ है, और इक्विलिब्रियम है तो बोल सकते हो कि हेयर पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। पार्टिकल क्या होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एंड ये वाला F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना है, यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स का भी वैल्यू पूछ सकता है जो कि हम अभी निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा चार्ज कितना है Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q कितना हो जाएगा, Q तो Q रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ρr/2 और बटा क्या हो जाएगा 3ε0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू आप देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। मतलब आपसे एक कांटेक्ट फोर्स का भी वैल्यू भी पूछ सकता है आपसे। पहला सवाल तो यही रहा कि इसमें एक नया सवाल क्या पूछेगा, कांटेक्ट सरफेस, और ये पता चला कि इक्विलिब्रियम में। अब हमको ये पता करना है कि क्या ये पार्टिकल स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो इसको चेक करने के लिए क्या तरीका बताए थे, क्या हम पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं और ये देखते हैं कि क्या वो वापस अपने जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर अपने जगह पे चला गया तो कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल, और वापस अपने जगह पे नहीं गया, दूर भागा, तो अनस्टेबल। चेक कर लेते हैं। चलिए तो एक काम कीजिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे काम कीजिए, देखिए इसको थोड़ा सा हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए, यहाँ पे ले आए, ठीक है। यहाँ से कितना दूरी ले आए, x, कितना दूरी ले आए, x। एक काम करते हैं, ये जो प्लस ढेर सारा है ना अंदर, उसको हटा देते हैं। ये जो प्लस है ढेर सारा, इसको क्या कर दो, हटा दो। एक काम करते हैं, अंदर में जो ये प्लस चार्ज है वो हटा, ताकि साफ सुथरा दिखाई दे सारा चीज़, ठीक है ना। इससे साफ सुथरा पूरा दिखाई देगा, ठीक है ना। बाकी सब तो समझ में आ गया। अंदर हटाने से क्या होता है ना, पूरा क्लियर दिखाई देता है,
ठीक है, ठीक है। अब इसको काम कीजिए, यहाँ पर ये वाला इसको एक सम डिस्प्लेस कर दी, ठीक है। तो क्या मेरे लिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये वाला जो है, ये वाला इस तरीका से, इसको आप थोड़ा देर के लिए आर मान लीजिए, हालांकि निकाला जा सकता है यार, पर अभी हम नहीं निकाल रहे हैं। तो सोचिए यहाँ पर अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रेडियली आउटवर्ड होगा यहाँ पर, लेकिन क्या फोर्स का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा कि नहीं होगा, अंदर की ओर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यहाँ पे फोर्स थोड़ा अलग होगा भाई। यहाँ से यहाँ पर अगर चार्ज पार्टिकल को आप डिस्प्लेस कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स उसका जस्ट अपोजिट होगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। तो आप अगर यहाँ पर देखिएगा, ये एक सीधा ऐसे लिख लीजिए, एक है ये वाला थीटा मान लीजिए, इसका दो कंपोनेंट टूट रहा है, एक टूट रहा है एफ कॉस थीटा और एक टूट रहा है क्या, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल। फिर से तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा क्योंकि एफ कॉस थीटा इधर खींचेगा तो ये इस पे कंप्रेस करेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। लेकिन एफ कॉस थीटा को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब डिस्प्लेस करते हैं तो क्या ये वाला तो बैलेंसिंग हो जाएगा, पर क्या ये वाला आपस में फिर से वापस अपने जगह पे आएगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया भैया, क्योंकि ये वापस अपने जगह पे जाने का प्रयास कर रहा है। अब फिर से सवाल वही हुआ कि यहां से इफ माइनस क्यू चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय एक्स, then so that it perform SHM and also find time period of SHM। फिर से वही सेम सवाल, थोड़ा सा अलग था पर था सवाल सेम। चलिए तो ये सवाल को हम लोग डील कर लेते हैं, थोड़ा सा अब इसको हटा लेते हैं, है ना, ये सब पूरा हटा लेते हैं। लिख लीजिएगा पॉज करके, सवाल भी लिख लीजिएगा और अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस इंस्टेंट पर जब आप स्लाइड कीजिएगा तो वहाँ पर भी नॉर्मल का वैल्यू फिर से पूछेगा आपसे। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल का वैल्यू अगर फिर से पूछेगा तो आपका नॉर्मल का वैल्यू इस बार कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। चलिए एफ का वैल्यू क्या होता है, एफ का वैल्यू आप देख सकते हैं, एफ का वैल्यू फिर से क्यू इंटू ई होगा और साइन थीटा होगा। क्यू का कोई फर्क नहीं पड़ना है, ई का पर चर्चा करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रो इस बार आर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि यहाँ पर अब आर आ गया, ये वाला दूरी जो है आर है, पहले आर बटा 2 था, अब क्या है स्मॉल आर है, ये वाला देखिएगा स्मॉल आर है, इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। अच्छा यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू जरा देख लेते हैं, हालांकि डायरेक्ट यहीं पे पुट करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्या साइन थीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये वाला क्या है हाइपोटेनस है। तो आप साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो आर से आर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आएगा रो क्यू आर बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या ध्यान से देखिए तो ये तो पीछे वाला ही जैसा आ गया भाई, जितना नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पर था क्या उतना ही नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पर आया। देखिए पीछे वाला से मिला के आप कॉपी में एकदम सेम आ गया, रो आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, 6 एप्सिलॉन नॉट आ गया। मतलब कहीं पे भी आपसे नॉर्मल का वैल्यू पूछे जो यहाँ पर था वही हर जगह होगा। तो एक बार जहाँ पे इजी लगे वहाँ पर निकाल लें, हर जगह नॉर्मल का वैल्यू वही रहेगा। दूसरा टाइम पीरियड वाला कहानी कर लेते हैं। सोचिए हम क्या टाइम पीरियड जब भी पूछता है हमसे तो क्या करते हैं, हम डिस्प्लेस कर देते हैं, वहाँ पर नेट फोर्स लिखते हैं। तो आप अगर नेट फोर्स लिखिएगा तो यहाँ से दिखाई देगा क्या माइनस में, यहाँ पर डायरेक्शन अंदर की ओर है तो क्या माइनस में हम एफ कॉस थीटा लिख देते हैं, है ना। नेट फोर्स जो होगा उल्टा डायरेक्शन में है, इधर है, तो नेट फोर्स क्या लिख देंगे, माइनस में एफ कॉस थीटा। चलिए माइनस में एफ, या माइनस अभी नहीं भी लिख सकते हैं, माइनस हम चार्ज में भी लगा सकते हैं, वो बहुत वैरायटी से माइनस लगाया जा सकता है। एफ का वैल्यू अभी लिखे ऊपर क्यू इंटू ई इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर अगर देखिएगा तो नेट फोर्स जो आपका होगा क्या हो जाएगा, क्यू तो रहेगा, रो यहाँ पर आर हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा,
कॉस थीटा का वैल्यू आपको यहां से पुट करना होगा। कॉस थीटा क्या बेस बटा हाइपोटेनस होगा। देखिए कॉस थीटा जो होगा बेस बटा हाइपोटेनस होगा, मतलब यहां पर आपका क्या हो जाएगा x बटा आर होगा। तो r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो आपके पास जो नेट फोर्स आ गया वो क्या आएगा, रो क्यू बटा 3/0 x। तो यहाँ से कह सकते हैं नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -x। और जैसे ही ये आ गया क्या ये SHM परफॉर्म करेगा, तो ये सो दैट हो गया। और ये वाला जो है x के बगल में उसको क्या k लिख सकते हैं, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर क्या आ जाएगा m/k। तो 2 पाई m और k का वैल्यू कितना है, तो रो क्यू और बटा में 3/0। तो ये आ जाएगा, अरे ये क्या, ये भी तो वही आ गया भाई पीछे वाला ही जैसा। मतलब ऊपर रहे चाहे नीचे रहे टाइम पीरियड में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं न टाइम पीरियड पे फर्क पड़ा न कांटेक्ट फोर्स पे पड़ा। आप सोच लीजिए, देख लीजिए, एक बार निकाल लिए सब आ गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेट करके एक एनर्जी कंजर्वेशन से सवाल आता है ना। टनल प्रॉब्लम से ही रिलेट करके एक तो टाइम पीरियड से रिलेट करवा दिए, क्वेश्चन करवा दिए। इसी से रिलेट करके एक एनर्जी के बेसिस पे सवाल आता है, एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे सवाल आता है। हम लोग उसके बेसिस पे सवाल करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से टनल ले लीजिए, ऐसे टनल बना लीजिए। देखिएगा यहाँ पे ऐसे बीच में ही बना लीजिए। पहले नॉर्मल सवाल से ही चलते हैं। ये आपका टनल है, ऐसे ये आप गया आपका टनल, और यहाँ पे एक ये सेंटर है और इसका रेडियस आप ले लीजिए। रेडियस जो हो जाएगा वो रेडियस कितना होगा, आर होगा। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक चार्ज रख दीजिए Q। यहाँ पे चार्ज है क्या, एक चार्ज है Q। ठीक है, और ये पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B और ये वाला पॉइंट है C। ठीक है, अच्छा अब सोचिए ये प्लस चार्ज है, तो क्या यहाँ पर अगर हम इसको रख के छोड़ देंगे, ये इसमें पूरा में प्लस चार्ज है, ये वाला पूरा में नॉन कंडक्टिंग कैविटी है, कैविटी नहीं नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन यहाँ पर लिख सकते हो कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो यहाँ पर ये चार्ज अगर प्लस में है तो इस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की ओर होगा, तो फोर्स भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा। मतलब अगर हम इसको रिलीज करेंगे यहाँ से, तो ऐसा नहीं कि अंदर अपने आप जाने लगेगा। इसको अगर अंदर ले जाना है, अंदर जाना है, तो इसको वेलोसिटी देना होगा, काइनेटिक एनर्जी देना होगा। तो हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर एक वेलोसिटी v दे दिए। तो यहाँ से सवाल ये है कि फाइंड, यहाँ से सवाल यह है कि फाइंड मिनिमम वेलोसिटी सच दैट पार्टिकल जस्ट क्रॉस द, जस्ट यहाँ पर ऐसे भी बोल दो, जस्ट रीचेज एट पॉइंट C। मतलब जस्ट कहाँ पे पहुँच जाए, C पे पहुँच जाए। तो बताना है कि कितना मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे वेलोसिटी दे भाई। मिनिमम वेलोसिटी कम से कम कितना दे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा दे सकते हो, वो बहुत कुछ भी दो, लेकिन वो मिनिमम वेलोसिटी हमको बताना है कि उससे मिनिमम तो दोगे तो चलेगा ही नहीं, पर वो मिनिमम बताओ कि कम से कम कितना दे ताकि वो C पॉइंट पे पहुंच जाए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे ही यहाँ से वेलोसिटी जैसा बात आता है, हम पहले भी बता चुके हैं कि पूरे 12th में जहाँ भी वेलोसिटी निकालने का बात आता है, समझ जाइए कि वो एनर्जी कंजर्वेशन से ही सवाल आपका बनने वाला है। तो एनर्जी कंजर्वेशन ही एक उपाय, मात्र उपाय है। मन में ये आ जाना चाहिए, बाकी अप्लाई कैसे करेंगे क्या करेंगे वो बात की बात है, पर आ जाना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है सर कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या A to C लगा दें, क्योंकि सर C पर कर रहा है, नहीं, क्यों नहीं, सोचिए। अगर यहाँ पे ये वाला B के पास किसी तरीका से पहुँचा दिए, B से थोड़ा सा जस्ट आगे अगर आप पहुँचा देते हैं, तो क्या वो फिर अपने आप तो उधर अपने आप चला जाएगा।
क्यों? क्योंकि बी के जैसे ही जस्ट आगे जाएगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड की ओर लगेगा और चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से क्या फोर्स भी राइट साइड लगेगा। तो क्या इसके बाद वेलोसिटी देने का जरूरी है कि खुद ब खुद वह अपने आप सी पॉइंट पे चला जाएगा? वो खुद ब खुद अपने आप सी पॉइंट पे चला जाएगा भाई, क्योंकि फोर्स भी उधर की ओर ही लगने लगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही लग रहा है, इसीलिए उसको वेलोसिटी देने का जरूरत नहीं है। मतलब जो एनर्जी कंजर्वेशन हम अप्लाई करेंगे वो ए से कहाँ बी करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन ए टू बी एग्जैक्ट बी पे नहीं कर सकते हो, बी के जस्ट आगे, तो जस्ट आगे तो लगभग तो वहीं कर सकते हो ना। तो यहां पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर एंड पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर एंड काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर एंड पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर। तो काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर कितना हो जाएगा, हाफ ए वी स्क्वायर। अच्छा, इस पे चार्ज भी दे रखा है, चार्ज कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है। तो चार्ज ए पूरे में चार्ज क्यू दे रखा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। इसका मास भी दे रखा है, ये वाला का मास दे रखा है। तो यहां पर का पोटेंशियल क्या होगा, तो भाई सरफेस है तो सरफेस पर तो के क्यू बटा क्या होता है, आर होता है, तो के क्यू बटा आर हो गया। भाई यहां पर के क्यू बटा आर ही होगा ना, क्योंकि सरफेस है, ये क्यू होगा, बड़ा वाला क्यू। तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। तो ये तो पोटेंशियल हुआ इंटू क्यू, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है क्यू इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्यू इंटू पोटेंशियल। तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बटा आर, और उसको क्यू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो गया, के क्यू बाई आर इंटू क्यू, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। उसी तरीका से बी पर देख लेते हैं। बी पर काइनेटिक क्या होगा, जीरो, क्योंकि पहुंच के वेलोसिटी ना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आगे किसी तरह पहुंचा देना है, वो अपने आप चल जाएगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो क्या हो जाएगा, क्या क्यू इंटू वी भी, क्यू तो लिख ही दो, और वी भी क्या हो जाएगा, क्या सेंटर पे बता चुके हैं क्या होता है, याद कीजिए, क्या 3/2 वी सरफेस। तो यहां पर हो जाएगा 3/2 वी सरफेस, कितना हो जाएगा, के क्यू बटा आर। याद कीजिए, ये वाला बताया हुआ है, ये वाला बताया हुआ है, आपको नहीं याद है तो याद दिला देते हैं। पोटेंशियल जो अंदर के किसी सरफेस पर आता है, के क्यू स्क्वायर बाई 2r क्यू, यहाँ से आया था 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जब r का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ से दिख जाएगा कि 3kq बटा आर आता है, 3kq बटा 2r आता है। जब r का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि r का वैल्यू 0 मतलब सेंटर पे आना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये फार्मूला से हम बता चुके हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए, तो पूरे में जो आपका अननोन है वो अननोन क्या रहा, वेलोसिटी रहा। तो आप यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन नॉन कंडक्टिंग कैविटी से यही आता है, सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से। कैविटी है पर इसको खाली होने से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसीलिए इसको टनल नाम दिया गया है, अलग टाइप का। तो ये एनर्जी बेसिस पे क्वेश्चन है। चाहे तो एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं इसके बेसिस पे, एक क्वेश्चन और कर लीजिए फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास इस तरीका से है, ठीक है, थोड़ा ऊपर इस बार टनल लेते हैं, ऐसे यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये r/2 है, r/2 है, और यहाँ पे आपका ये बोला गया कि यहाँ पे जो है ये प्लस चार्ज है, प्लस सब में प्लस चार्ज है। यहाँ पे एक फिर से यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है और मास m है। यहाँ से इसको रिलीज किया गया क्योंकि इस बार जो है ये अपने आप इधर जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि चार्ज माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो ऑब्वियस है फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, तो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर ले जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया ये ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है आपका बी। तो बोला गया कि फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी, फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी। भाई ऐसा नहीं कि हम तुम लोग को हर क्वेश्चन इससे रिलेट करके करा दे रहे हैं, पर एक कॉन्सेप्ट जरूर दे रहे हैं कि उससे आप सोच सकते हैं इस सारा चीज
कि कैसे इसमें सोचना है, क्या करना है, किस तरीका से सोच कर करना है। बिल्कुल अपने आप में लगेगा कि हाँ सर इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, पर हर क्वेश्चन कराना पॉसिबिलिटी नहीं है। पर एक कॉन्सेप्ट दे दिए कि टनल में एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी अटैच किया जा सकता है, एसएचएम से रिलेट करके भी किया जा सकता है ना। तो ये करके कर लेते हैं। तो सोच के देखिए यहाँ पर हमको निकाल कर बताना है बी पॉइंट पे। तो ऑब्वियस है जब भी वेलोसिटी का बात हो तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। तो यहाँ से कह सकते हो कि बाय एनर्जी कंजर्वेशन, इसी का मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। उसके बाद बी पॉइंट पर देखें तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो आप देख सकते हैं जब रिलीज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अच्छा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अगर एट पॉइंट ए देखेंगे तो क्या Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो Q यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन के साथ लिखा जाता है। याद कीजिएगा पोटेंशियल जब पढ़ाए थे तो बोले थे कि साइन के साथ हमेशा लिखा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में बताया गया होगा। एंड पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा, तो K, इस पर का चार्ज कितना ले लेते हैं, Q, तो ये आ जाएगा KQ बटा कितना आ जाएगा, R आ जाएगा आपका। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए आ गया। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी बी पर कितना होगा, तो हाफ mv², क्योंकि ये निकालना है भी। एंड पोटेंशियल एट बी, आप याद कीजिए नॉन कंडक्टिंग के अंदर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज तो साइन के साथ रखना होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था, थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं क्योंकि इधर नहीं हट पाएगा, प्लस में माइनस Q, यहाँ पर आएगा KQ² बटा 2RQ एंड यहाँ से आएगा 3R² माइनस स्मॉल r² कितना है, R बटा 2 का स्क्वायर है। फिर से हम रिपीट करते हैं, स्मॉल r का कितना है, R बटा 2 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर से जो अननोन है हमारा वो वेलोसिटी है। तो यहाँ से आप इधर उधर करके कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी। तो ये सब फॉर्मूला के खेल है भाई। फार्मूला अगर आपको पहले से पता होगा तो आप आसानी से और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरा पीछे वाला फार्मूला अगर आपको पता है तो देखिए नॉन कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, इससे आपका एसएचएम अच्छे से कैलकुलेट हो जाएगा। अंदर में पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, इससे आपको अच्छे से आपको एनर्जी कंजर्वेशन पे आ जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये सवाल था। अब हम लोग बढ़ते हैं नॉन कंडक्टिंग कैविटी की तरफ। किधर बढ़ते हैं, नॉन कंडक्टिंग कैविटी तो हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे कंडक्टिंग कैविटी की तरफ। जितने भी कंडक्टर टाइप का चीज़ होगा उस पे हम लोग बढ़ेंगे कि कंडक्टिंग कैविटी में किस प्रकार से होता है। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंडक्टिंग कैविटी। मतलब हम लोग बात करेंगे कंडक्टिंग कैविटी। कंडक्टिंग कैविटी में क्या होता है, इस तरीका से देखिएगा, एक एक करके सब सवाल होते जाएगा और इसी के अंदर थ्योरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी होते जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंडक्टिंग कैविटी है, यहाँ पे पूरे में प्लस चार्ज रहेगा, ये आपका कैविटी है पर कंडक्टर है। और आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये केस नंबर 1 ध्यान से समझते जाइएगा। केस नंबर 1, कंडक्टिंग कैविटी में कई प्रकार के केसेस होते हैं, उसमें से पहला केस करा रहे हैं कि सिर्फ चार्ज कहाँ हो, बाहर हो। रेडियस यहाँ पर R1 मान लीजिए और यहाँ पर रेडियस क्या मान लीजिए, R2 मान लीजिए। अब यहाँ पर 3 पॉइंट लिया गया है, एक पॉइंट कंसीडर किया गया है A, एक पॉइंट कंसीडर किया गया है B और एक पॉइंट कंसीडर किया गया है C। 3 पॉइंट है। तो अब हमको तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, तीनों पर पोटेंशियल का वैल्यू बताना, और तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। और जनरल दूरी हमेशा क्या लेते हैं, स्मॉल r लेते हैं। याद कीजिएगा जनरल दूरी हमेशा क्या लिया जाता है, स्मॉल r। सबसे पहले फिर से हम बताते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल जहां पर भी अवेलेबल होता है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जहां पे कंडक्टिंग मटेरियल अवेलेबल होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है।
ठीक है। तो जैसे ए पॉइंट पर देखिए, तो ए पॉइंट पर भाई ये कंडक्टर है, ये बाहर है, तो ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो ये कंडक्टिंग मटेरियल यहां, पर यहां पर कोई चार्ज ना हुआ है भी नहीं। ऐसा नहीं कि बाहर चार्ज है तो यहां इसके कारण यहां पे चार्ज आ जाएगा, नहीं, बाहर में चार्ज है तो कैविटी में कोई चार्ज नहीं आता। ये तरीका है सोचने का, धीरे धीरे केस बाय केस बताएंगे तो वो ना आपको अच्छे से क्लियर होते जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे। अगर आप कंडक्टर के बाहर चार्ज देते हो तो प्रॉपर्टी के अनुसार कहाँ होता है, आउटर सरफेस पर रहता है। सॉरी ये जो है ना प्लस चार्ज जो है ना, ये चार्ज नहीं है, ये मटेरियल था, इसमें मिस्टेक हो गया, इसको चार्ज के फॉर्म में कर दिए, पर ये चार्ज नहीं है, मटेरियल है, ठीक है। ये मिस्टेक से हो गया है ना, इसको ये नहीं लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे ये जो है ना आपका मटेरियल है, मटेरियल कहने का सेंस इस तरीक़ा से है, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, वो ऐसे ही मिस्टेक से हो गया, इस तरीक़ा से मटेरियल है, ऐसे सिर्फ मटेरियल है ना, चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ये रेडियस R2 ले लीजिए, ये वाला जो रेडियस है वो कितना है, R2 है आपका। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देख लीजिए, नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो भी चार्ज आप बाहर दिए हैं वो बाहर ही रह जाता है, अंदर नहीं जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम आपसे पूछे बी पॉइंट पर तो ऑब्वियस ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये बी जो पॉइंट है यहाँ पर है, और क्या यहाँ मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो हम बोल चुके हैं कि जहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल अवेलेबल होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। हाँ, यहाँ पर 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अंदर चार्ज दिया गया है कि नहीं दिया गया। अभी अंदर चार्ज नहीं दिया गया इसीलिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर चार्ज दे अथवा ना दे, यहाँ पर कंफर्म 0 होगा, क्योंकि जहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना मस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना मस्ट है। चलिए सी पॉइंट पर अगर हम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो सी पॉइंट पर क्या होगा, तो क्या ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो बाहरी पॉइंट का बात किया जा रहा है, तो क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, KQ/R हो जाएगा। तो देख लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसी तरीका से आपसे पोटेंशियल पूछा जाएगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस रीजन होता है, तो जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का होगा, तो सरफेस का पोटेंशियल कितना है, KQ/R2 है। बी पर भी क्या हो जाएगा, तो KQ/R2 होगा, लेकिन सी पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट चार्ज के तरह ट्रीट करता है, तो KQ/r होगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा तो ये पूरे पॉइंट चार्ज हो जाएगा, यहाँ से जनरल दूरी क्या होगा, स्मॉल r। लेकिन जब अंदर रहेगा तो हम बता चुके हैं कि अगर मटेरियल मतलब पॉइंट जो है वो कंडक्टर के अंदर है तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और वो जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वो हर जगह वही होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में बता दिया गया था। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे, पोटेंशियल हर पॉइंट पर आपका निकल गया। लेकिन केस 2 में कि अंदर कैविटी में भी चार्ज दे दिया जाए तो क्या होता है, तो चलिए हम लोग इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब चार्ज अंदर दिया गया हो तब क्या होगा। जब चार्ज अंदर दिया गया हो तब क्या होगा, देखिएगा कि जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास ऐसे है और ये वाला ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे चार्ज अगर हम Q दे दिए तो, और यहाँ पे चार्ज Q दिया गया है, ठीक है, और बाहर भी चार्ज कितना है, बाहर कुछ नहीं, अभी रहने दीजिए, बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी बाहर नहीं दिए, इस बार कैविटी में दे दिए। अब बताइए 3 पॉइंट है आपका, A पॉइंट है, B पॉइंट है और C पॉइंट है। अब बताना है कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होगा पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर एक डॉट है कि सर अभी इसके पीछे वाला क्वेश्चन में जब हम बाहर चार्ज दे रहे थे तो अंदर तो नहीं आ रहा था, तो क्या अंदर देने पर बाहर जाएगा, तो सोचते हैं इसमें। अब सोचिए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहां से निकलेगा तो यहां पे रुकना चाहिए, यहां पे रुकना चाहिए, यहां पे खत्म होना चाहिए, और फिर बाहर से होगा तो निकलना चाहिए, यहां तक रुकना चाहिए। तो यहां रुकने के लिए क्या होना चाहिए, यहां नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। भाई यहां पे पॉजिटिव है तो यहां से निकलता है, और नेगेटिव है तो यहां पर आता है।
पॉजिटिव है तो यहां से निकला, नेगेटिव है तो आया। इसका मतलब यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा तभी ये रुक सकता है यहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर माइनस चार्ज आना अनिवार्य है। कैसे, ये भी बताते हैं, सोचिएगा यहां पर कैसे हो जाएगा। जैसे अगर हम यहां पे हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, थोड़ा सा और सोचने का तरीका सिखाते हैं। ये मान लीजिए आप गॉसियन सरफेस ले लिए, कंसीडर कर लीजिए ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस है। देखिएगा अच्छा से समझ में आएगा। ये गॉसियन आप सरफेस लिए और एक काम कीजिए आप यहाँ पे, जो यहाँ पे गॉसियन सरफेस आप लिए हैं, क्या वो कंडक्टिंग मटेरियल है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो सोचिए जब यहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा गॉस लॉ, यहाँ पर E डॉट डी एस बराबर क्या होना, क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो सोच के देखिए क्या इसके अंदर में चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो सर कैसे 0 होगा, तो यहाँ पर एक माइनस चार्ज जनरेट होता है उससे मैग्नीट्यूड वाला माइनस क्यू, ये जो इसके सरफेस पर है, जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, इनर पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, ये जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि जनरेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे खत्म होना है, तो यहां पे खत्म तभी होगा जब नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है, आप देख सकते हैं कि जब आप गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड गॉसियन सरफेस कंसीडर कीजिए, और जैसे ही जस्ट आउटसाइड कंसीडर कीजिएगा, क्या यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या 0 होना चाहिए। पर यहां पर 0 कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जब इसके अंदर में क्यू इन देखिएगा तो क्यू है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है। इसका मतलब वो खुद यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है इनर पार्ट ऑफ द इनर सरफेस, इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ द कंडक्टिंग कैविटी। सोच के देखिए, ये इनर सरफेस पर ऑफ इनर पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल में एक नेगेटिव चार्ज खुद डेवलप होता है, जनरेट होता है। तो यहां पर अगर ऐसा लिख सकते हैं कि इफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, यहां पर देखिएगा कि कंडक्टिंग कैविटी, देन चार्ज जनरेटेड इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग कैविटी, जनरेटेड अपने आप उसका अपोजिट चार्ज का होता है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, लेकिन यहां पर कंडक्टर पर तो स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था, ये फालतू में चार्ज आ गया। ये भाई ये माइनस जो आया है वो कंडक्टर पर नहीं आया ना, लेकिन इनर सरफेस पर आ गया। लेकिन यहां पर ऑलरेडी बोला गया था, जब क्वेश्चन दिया गया था तो क्वेश्चन में तो इसमें कोई चार्ज नहीं था, तो क्या इसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं कंडक्टर पे प्लस भी चार्ज आना होगा सेम मैग्नीट्यूड का। तो उस केस में क्या होगा, इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल है, तो ये जो है ये बाहरी सरफेस पर उतना ही मैग्नीट्यूड वाला एक चार्ज जनरेट हो जाता है। मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप कैविटी को दीजिएगा क्यू चार्ज, तो उसके इनर सरफेस पर क्या जनरेट हो जाएगा, माइनस चार्ज, इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यहां पर देख लीजिए, ऐसे लिख कॉन्सेप्ट करके लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट। यहां पर क्या हुआ कि अगर बाहर में सरफेस को देते हैं तो कैविटी में कोई चार्ज नहीं मिलता है, लेकिन अगर कैविटी में दिया गया, यहां पर लिख सकते हैं कि इफ चार्ज गिवन टू conducting cavity, then charge generated then charge generated at inner surface of conducting cavity of same magnitude but opposite in
नेचर। तो यहाँ पर बोला कि आप कंडक्टिंग कैविटी को अगर आप कोई चार्ज देते हैं तो आपका इनर सरफेस ऑफ कंडक्टिंग कैविटी में जो है आपका एक चार्ज जनरेट होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन नेचर वाइज क्या होता है, अपोजिट। अच्छा, अब कंडक्टिंग मटेरियल में कोई चार्ज नहीं था भैया, चार्ज एक्स्ट्रा माइनस क्यू दे दिया तो उसको बैलेंस करने के लिए एक प्लस क्यू चाहिए, तो प्लस क्यू क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए वो प्लस क्यू इस पे चला जाएगा, बाहरी सरफेस पे चला जाएगा। तो ये तरीका है कि अगर क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू, बाहर प्लस क्यू। अब देखिए आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आसानी से बनेगा, देख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ए पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये तो सी है, ए पॉइंट पर अगर हमको क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक काम कर लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना होगा, देखिए तो ए पॉइंट है, क्या यहाँ पर पहले कितना क्यू चार्ज है, ये देख लीजिए। यहाँ पर इस बार है ड्यू टू क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू क्यू। यहाँ पर तीन से ऐसा ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, इसको ऐसे ट्रीट करते हैं, एक तो क्यू चार्ज हो गया, दूसरा एक सरफेस S1 ले लीजिए, ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तरीका है। तीसरा सरफेस क्या ले लीजिए, S2, जिस पे चार्ज कितना है, Q है। अब 3 पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है A, एक पॉइंट क्या है B और एक पॉइंट क्या है C। इसी चीज को इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, इससे क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे दिखाते हैं, इसको आप हटा सकते हैं आप। जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, इस तरीका से आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ए पॉइंट ड्यू टू, यहाँ पर देखिएगा एट ए ड्यू टू पहले क्यू के कारण, फिर ड्यू टू S1, ड्यू टू S2, ठीक है। चलिए, ड्यू टू क्यू के कारण बताइए। तो ड्यू टू क्यू के कारण क्या जनरल दूरी हम बोल चुके हैं कि कुछ ना दिया हो तो R ले लो। तो यहाँ पर क्या, अच्छा ये वाला रेडियस R1 R2 दिया हुआ है, R1 और R2 दिया हुआ है, तो क्या जनरल दूरी क्या होगा, KQ/R। चलिए, इसके लिए तो क्या इसके लिए वाला पॉइंट अंदर है, तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 है, तो यहाँ पर 0 हो गया। S2 के लिए भी क्या ये पॉइंट अंदर है, तो 0 है, तो 0 हो गया। तो आप यहाँ पे नेट जब निकालिएगा, नेट, तो देखिए KQ/R आएगा, सॉरी R² आएगा, R² इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो R² होगा। उसी तरीका से B पॉइंट पे निकालिए, B पॉइंट पे क्या होगा, तो B पॉइंट पे इस Q के कारण क्या जनरल दूरी कितना है, R है, तो हो जाएगा KQ/R²। फिर इसके लिए क्या, इस S1 सरफेस के लिए क्या ये पॉइंट बाहर है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -KQ/R²। और यहाँ पर बड़े वाले के लिए क्या ये पॉइंट अंदर है, तो 0। तो देखिएगा जब जोड़िएगा तो नेट 0 आएगा। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जहां पे मटेरियल अवेलेबल होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेट 0 होता है। अब देख सकते हैं यहां से, यहां पर देखिए ए पॉइंट पे 0 नहीं हुआ नेट, क्यों, क्योंकि इस बार कंडक्टिंग कैविटी में चार्ज है। तो जहां पे मटेरियल अवेलेबल है वहां पे तो कंफर्म 0 है, चाहे कंडक्टिंग कैविटी में चार्ज अवेलेबल हो चाहे ना हो। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नेट कब होगा, जब यहां पे चार्ज नहीं होगा। चलिए, सी पॉइंट पे आप देख लीजिए, सी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो क्या इसके लिए जनरल दूरी कितना हो जाएगा, KQ/R, फिर -KQ/R, क्योंकि इसके लिए भी बाहरी पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहा है, इसके लिए भी बाहरी पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो प्लस में KQ/R, क्योंकि इसमें चार्ज प्लस है तो ये तो जोड़ने पर 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, KQ/R हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए, वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, फिर सबका नेट यहां पर देख लीजिए। चलिए, ए पॉइंट पर पोटेंशियल बता दीजिए। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्यू के कारण, पहले क्यू के कारण, तो क्यू के कारण जनरल दूरी तो KQ/R होगा। फिर S1 के कारण, तो क्या जो सरफेस पर होगा वही अंदर होगा, क्योंकि पोटेंशियल हर जगह तो क्या होता है, सेम होता है। S1 के कारण निकाल रहे हैं, याद रखना, S2 पे मत जाना, S1 के कारण। तो भाई जो सरफेस पर होगा पोटेंशियल वही A पर होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग टाइप का चीज है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -KQ/R1 हो जाएगा।
अच्छा, अब S2 के कारण निकालना है A पर, तो भाई जो सरफेस पर होगा, क्योंकि इस सरफेस के लिए क्या ये वाला पॉइंट अंदर है, तो जो सरफेस पर होता है अंदर में वही होता है, तो यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा KQ/R2 और सबका जोड़ दें, यहाँ पर कोई कटे उटेगा नहीं, ऐसा नहीं माइनस प्लस करके काट देना, देख नीचे वाला चेंजिंग है। उसी तरीका से B पॉइंट पर निकाल लेते हैं, तो इस Q के कारण क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह है, तो KQ/R होगा, और इस S1 सरफेस के कारण ये वाला पॉइंट क्या बाहर है, तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज की तरह होगा, तो माइनस KQ/R होगा। और इसके लिए क्या होगा, क्या अंदर है, तो जो S2 सरफेस पर होगा वही होगा, तो KQ कितना होगा, R2 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो जुड़कर कितना आ जाएगा, KQ/R2 आ जाएगा। उसी तरीका से C पॉइंट पर अगर आप निकालिएगा, तो C पॉइंट पर क्या होगा, Q के कारण जनरल दूरी कितना है, तो आ जाएगा KQ/R होगा। या उसी तरह S1 के कारण क्या होगा, तो इसके लिए भी बाहरी पॉइंट है, तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा है, तो माइनस KQ/R होगा। और बाहरी पॉइंट के लिए भी देखिए, बाहरी सरफेस के लिए भी क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा है, तो फिर से क्या हो जाएगा, KQ/R होगा, तो ये दोनों तो 0 हो गया, तो बचा कितना, KQ/R हो गया। तो भाई देखो, पहले कंडक्टर के बाहरी पॉइंट है तो वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करता है, अंदर है तो जो सरफेस पर होगा वही अंदर वाला पॉइंट का होगा। ये कंडक्टिंग मटेरियल का जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो उस दिन हमें बता चुके थे, फिर से ये बता दिया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कंडक्टिंग कैविटी अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं कंडक्टिंग कैविटी पे, अर्थिंग पढ़ने वाले हैं, वायर पढ़ने वाले हैं, रॉड पढ़ने वाले हैं। अभी आगे का क्लास 1 से 2 क्लास और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।